हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है लोक कल्याणकारी राज्य। ये लोक कल्याणकारी राज्य टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर तथा बीए बीएड फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट में उल्लेखित हैं, जिसका अपन ने जो और टॉपिक उल्लेखित हैं उसका पार्ट संख्या 1 में डिस्कस किया था। अब उस वीडियो का पार्ट संख्या 2 है। आइए इसमें चर्चा करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, कैसे है। लोक कल्याणकारी राज्य शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक विशेष वर्ग के कल्याण हेतु नहीं करना वरन संपूर्ण जनता के लिए किया जाना चाहिए। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है, शासन की जो शक्ति है उसका प्रयोग विशेष वर्ग के लिए उत्थान के लिए नहीं वरन संपूर्ण जनता, पूरी जनता जो जो लोग रहते हैं उस राज्य के अंदर उनका कल्याण करना ही एक लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। इससे आगे परिभाषा, लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से हैं जो अपने समस्त नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना प्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य मानता है। यानी लोक कल्याणकारी उसे कहेंगे, ऐसे राज्य को कहेंगे जो अपना क्या करता है, अपने सीमा के अंदर रहने वाले नागरिकों यानी जो जनता है उनके न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं प्रदान करना अपना प्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य मानता है, उसे अपन लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। इससे आगे है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य है बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। यानी एक अच्छा राज्य उसे कहेंगे जो क्या करता है, अपनी बाह्य आक्रमण से रक्षा करता है। यानी कोई दूसरा देश अपने ऊपर हमला करता है और वो यदि राज्य उसको रोकता है तो एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। दूसरा है आंतरिक शांति और सुरक्षा। यानी राज्य की सीमा के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। तीसरा है व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध। यानी जो जो भी व्यक्ति है उनके बीच में पारस्परिक संबंध बनाए रखना, ये भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। इससे आगे चौथा है कृषि और उद्योग धंधों का व्यापार का विकास। कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास यानी कृषि के जो भी राज्य है उसकी सीमा के अंतर्गत की कृषि हो समय पर, जैसे लोगों की जो खान पान की वस्तुएं समय पर मिल सके, उद्योग धंधे भी बड़े स्तर पर हो और व्यापार का भी विकास हो। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अपन ने 4 विशेषताएं डिस्कस की। इससे आगे अपन बढ़ते हैं संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है, कैसे हैं, देखते हैं। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। अपन ने संप्रभुता को अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेंटी। संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सॉवरेंटी से बना है, जिस जो लैटिन शब्द सुपर और एनएस से मिलकर बना है। यानी जो ये सॉवरेंटी शब्द है ये खुद लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनएस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी इसका लैटिन भाषा के अंदर भी अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, अर्थात ऐसी शक्ति जो सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो, उसे कहते हैं सॉवरेंटी, संप्रभुता। अब जीन बोंदा के अनुसार संप्रभुता क्या है। संप्रभुता नागरिक व जनता के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिससे किसी बाह्य देश या संस्था का अंकुश या अधिकार न हो। यानी संप्रभुता नागरिकों और जनता के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है। यानी राज्य की अपनी सर्वोच्च शक्ति है। यहाँ राज्य से तात्पर्य किसी राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्य से नहीं है, पूरे देश का राजनीति में राज्य कहा गया है। तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसमें किसी बाह्य देश या संस्था पर अंकुश लगा अधिकार न हो। यानी किसी दूसरे देश का अपने राज्य के ऊपर, अपने जो नागरिक रहते हैं उनके ऊपर अधिकार, आधिपत्य न हो। यही है जीन बोंदा के अनुसार परिभाषा। दूसरा है विलोबी। विलोबी क्या कहते हैं। विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। यानी राज्य के अंदर जो रहने वाले जो नागरिक है उनकी सर्वोपरि इच्छा क्या है, उनकी सर्वोपरि इच्छा है संप्रभुता, ये कहते हैं विलोबी। इससे आगे चर्चा करते हैं। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। जो सॉवरेंटी है वो 2 टाइप की होती हैं, एक है आंतरिक और एक इंटरनल और आउटसाइड, यानी बाह्य और आंतरिक। अब आंतरिक क्या है, राज्य अपनी जनता और सामाजिक संगठन से उच्च स्तर होता है। जो आंतरिक संप्रभुता है इसमें क्या है, राज्य है वो अपनी जनता, यानी राज्य के अंदर रहने वाली जनता और जो सामाजिक संगठन है उनसे उच्च स्तर होता है, उच्चतर होता है, सबसे ऊपर राज्य है। ऐसा नहीं कोई ऐसा संगठन बन जाए जो राज्य से ही ऊपर निकल जाए, या ऐसे कोई नागरिक हो जो मतलब राज्य की कानून का पालन नहीं करे, ये भी ऐसा नहीं होता है। राज्य सबसे उच्च स्तर होता है, ये राज्य की संप्रभुता है आंतरिक। दूसरा है राज्य अपने अधिकार मनवा सकता है, यानी किसी भी राज्य के अंदर रहने वाले
संस्था, लोग जो भी है, विभिन्न व्यक्ति, संस्था, उनको अपने अधिकार मनवा सकता है, यानी कानून के द्वारा उनको भी रोक सकता है। अब आंतरिक अपन संप्रभुता डिस्कस की। इसके बाद है बाह्य। अब बाह्य संप्रभुता क्या है? बाह्य संप्रभुता राज्य की किसी बाह्य नियंत्रण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र हो, यानी राज्य है वो किसी बाह्य नियंत्रण है, बाहर से कोई नियंत्रण, जैसे कोई संस्था है और राज्य के ऊपर नियंत्रण करती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी राज्य को जो प्रभावित करती है, जो नियंत्रित करती है, उसे तो वो संप्रभु राज्य नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसा संस्था या कोई देश बाहर से किसी भी राज्य को दबाव नहीं बना सकता है, उसे कहेंगे बाह्य संप्रभुता। अब इसके बाद आगे कौन सा टॉपिक है? स्वतंत्रता। अब अपन ने चर्चा की पहले संप्रभुता, इसके बाद सिलेबस में उल्लेखित है संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है, आइए चर्चा करते हैं। संप्रभुता नहीं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? अब स्वतंत्रता मनमानी तरीकों से बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छानुसार कार्य करना, यानी कोई भी व्यक्ति जो मनमानी तरीके से बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के, यानी कोई दूसरा व्यक्ति किसी कार्य के हस्तक्षेप नहीं करेगा और वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा, यानी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। अपन स्वतंत्रता समझ भी सकते हैं कि अपन हम जो भी कार्य चाहें वो खुद कर सकें, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। अब विचारकों ने स्वतंत्रता क्या परिभाषा दी है? प्राचीन परंपराओं और बंधन से मुक्त होना स्वतंत्रता है। अब विचारक ये कहते हैं कि जो प्राचीन परंपरा है और जो प्राचीन परंपराओं और बंधन से मुक्त होना स्वतंत्रता है, यानी बंधन है, जैसे कोई रूढ़िवादी विचारधारा है या किसी कोई रूल है पुराना, उससे मुक्त होना ही क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। अब दो पक्ष कौन कौन से? एक है नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। स्वतंत्रता के भी नकारात्मक पक्ष है और सकारात्मक पक्ष है। ये बहुत मतलब अलग अलग इसमें विशेषताएं हैं, ये कभी बाद में चर्चा करेंगे। और सीले के अनुसार, अब इन स्वतंत्रता की परिभाषा सीले के अनुसार क्या है? स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, यानी अति शासन का अर्थ होता है गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है उसका मतलब बहुत ज़्यादा जो तानाशाही सरकार हो जाए उसकी विरोधी है। यानी ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता कोई तानाशाही शासक है उसको रोकती है, यानी स्वतंत्रता एक अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, अति शासन की विरोधी है। अब इससे आगे स्वतंत्रता के बाद अगला टॉपिक है समानता, इक्वलिटी। सब चीज समझ सकते हैं कि समानता नहीं समान। तात्पर्य इससे राज्य के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए, यानी जो सभी व्यक्ति है राज्य के अंदर उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। ऐसे नहीं किसी को ज़्यादा संरक्षण दी जाए, किसी को ज़्यादा आरक्षण मिल जाए, ऐसा नहीं है। सभी को व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए और उस समानता का अंत हो सके, उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। यानी राज्य के अंदर ऐसी असमानता व्याप्त है जिससे क्या है, जिसका अंत हो सके। कौन सी असमानता? सामाजिक असमानता, सामाजिक वैषम्य, यानी समाज के अंदर जैसे नहीं ये जाति का ऐसी जो भी असमानता है उनका अंत हो सके, उसे कहते हैं समानता। समानता मूल रूप से समानीकरण की प्रक्रिया है। समानीकरण यानी इक्वलिटी, यानी सभी को समान करना, यही समानता का मूल रूप है, यही एक प्रक्रिया है। अब लास्की के अनुसार क्या है? लास्की भी एक बड़े प्रोफेसर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो इनके अनुसार क्या है? सभी व्यक्ति अपने विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी सभी व्यक्तियों को विकास के हेतु अपने पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी सभी को बराबर इक्वल अवसर प्राप्त होने चाहिए और वही उसके अनुसार वो किसी भी कार्य को कर सके। इसे कहते हैं समानता, नहीं जो भी कार्य है उनमें सभी को समान अवसर प्रदान हो। इससे आगे क्या है? समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम, यानी विभिन्न डायमेंशन, विभिन्न पक्ष समानता के। अब समानता के विभिन्न पक्ष क्या क्या हैं? पहला है वैदिक या कानूनी समानता, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक और आर्थिक। वैदिक से समझ सकते हैं लीगल, यानी कानूनी समानता, यानी कानून के अंदर सभी को मतलब समान देना, न्याय सभी के लिए समान है, ऐसे मतलब समानता होना जरूरी है। दूसरी है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल समानता, यानी पॉलिटिकल यानी जैसे मत देने का अधिकार है, ये सब क्या हो, सभी के लिए समान हो, उसे कहते हैं पॉलिटिकल समानता।
इससे आगे देखते हैं सामाजिक समानता। अब सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वलिटी यानी समाज के अंदर सभी को समान रूप से माना जाए। और चौथा है आर्थिक समानता यानी आर्थिक रूप से सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए। सभी के लिए आर्थिक जो अवसर हैं यानी धन जो प्राप्त करने के जो अवसर है वो सभी के लिए समान रूप से प्रदान किए जाए। अगला टॉपिक है न्याय। अब न्याय क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। न्याय जस्टिस, इससे अपन समझ सकते हैं न्याय से नहीं जस्टिस। बारकर के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल हो। यानी जो भी व्यक्ति राज्य के अंदर रहते हैं उनका कर्तव्य पालन करना का ये है कि उसके जो प्राकृतिक गुण हैं और जो सामाजिक परिस्थिति है उनके अनुकूल हो। यानी जो उनके कर्तव्य को पालन करना है उनको उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल हो। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल हो। यानी उसकी व्यक्ति के खुद के प्राकृतिक गुण नेचुरल मैनर और सोशल जो परिस्थिति है उसके अनुकूल हो, ऐसे उसको कर्तव्य पालन करने चाहिए। अब ऑगस्टाइन क्या कहते हैं, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है उनमें क्या होता है, वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। यानी ऑगस्टाइन तो बहुत ज़्यादा मतलब तीक्ष्ण प्रहार करते हैं इसके ऊपर कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वो डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। अब भारतीय संदर्भ में न्याय क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संदर्भ में न्याय, भारत में प्राचीन काल से ही न्याय की अधिक महत्व प्रदान किया गया है। और यानी प्राचीन काल से भारत में न्याय को बहुत ही अधिक महत्व प्रदान किया गया है। और इसमें मुख्य जो है न्याय के जो चिंतक है मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, सोमदेव, भारद्वाज आदि, ये राज्य में न्याय व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। यानी इनके द्वारा जो मुख्य नाम है मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, सोमदेव, ये आप नाम सुने होंगे। यानी इन्होंने भारत के अंदर न्याय व्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भारत के अंदर न्याय व्यवस्था को विकसित करने में। अब न्याय के विविध रूप यानी विभिन्न प्रकार अब कौन कौन से हैं। नैतिक न्याय पहला, दूसरा कानूनी न्याय, तीसरा सामाजिक और राजनीतिक न्याय। यानी नैतिक रूप से, कानूनी लीगल, और तीसरा है सामाजिक यानी सोशल, और चौथा है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल न्याय। इससे आगे अधिकार एवं कर्तव्य। अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। यानी अधिकार यानी व्यक्ति को राइट्स, इसको अंग्रेजी में अधिकार को कहते हैं राइट, एंड कर्तव्य को हो गया ड्यूटी। तो राइट्स एंड ड्यूटी, तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। यानी अपनी पर्सनैलिटी का डेवलप करने के लिए व्यक्ति के पास अधिकार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये लास्की समझाना चाहते हैं, ये भी एक प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। आगे अधिकार से अभिप्राय। अब अधिकार से अभिप्राय क्या है, इसका क्या मतलब है। राज्य व्यक्ति के कुछ कार्य करने की सकारात्मक सुविधाएं प्रदान करता है। राज्य यानी व्यक्ति को कुछ कार्य करने की सकारात्मक सुविधाएं प्रदान करता है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक शक्तियों को पूर्ण विकास करने में सहायक सिद्ध हो। यानी राज्य व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे राज्य जो व्यक्ति है उसको शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों को विकास कर सके। इससे आगे क्या है, बोसांके के अनुसार क्या है, बोसांके अधिकार वो मांग है। अब अधिकार की परिभाषा बोसांके देते हैं कि अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अब देखो समाज यानी जो सोशलिटी है वो तो स्वीकार करती हैं और राज्य इसको लागू करता है। यानी जब राज्य किसी अधिकार को लागू करेगा तो समाज उसको स्वीकार करेगी। यही क्या है, अधिकार, राइट्स। इससे आगे चर्चा करते हैं अधिकारों का वर्गीकरण। अब अधिकार क्या है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण। पहला है नैतिक अधिकार, दूसरा कानूनी नैतिक रूप से, दूसरा कानूनी रूप से। दो अधिकार हैं। और पहला नैतिक अधिकार क्या है, जिसका संबंध मानव के नैतिक आचरण से है। यानी जो व्यक्तियों के नैतिक आचरण है उससे संबंध है नैतिक अधिकार का। दूसरा है कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक या नागरिक अधिकार, यानी सोशल और सिटीजनशिप राइट्स, ये सामाजिक और नागरिक अधिकार। दूसरा है राजनीतिक। कानूनी अधिकार का दूसरा भाग है राजनीतिक अधिकार। अब इसमें कौन कौन से अधिकार हैं।
पहला है सामाजिक और नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार। अब सामाजिक और नागरिक अधिकार इनके अंतर्गत पहला क्या है? पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा समानता, स्वतंत्रता, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा। ये सभी व्यक्तियों के सामाजिक और नागरिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार के अंतर्गत इनके सामाजिक और नागरिक अधिकार ये है कि जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार। ये सभी अधिकार व्यक्तियों के नागरिक अधिकार है, यानी इनको देना बहुत ही ज़्यादा कानूनी अधिकार है, जरूरी है। दूसरा है राजनीतिक अधिकार। अभी राजनीतिक अधिकार क्या है? मत देने का अधिकार। पहले देखो मत देने का अधिकार, ये भी देखो अपन इससे समझ सकते हैं कि राजनीति संबंधित अपन मत देते हैं यानी चुनाव होता है, तो राजनीतिक अधिकारों में पहला मत देने का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। मतलब जो न्यूनतम योग्यता पूरी करता है वो चुनाव लड़ सकता है। तीसरे हैं सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, नहीं कोई सार्वजनिक पद जिसको ग्रहण करने का अधिकार। चौथा महिलाओं को मत देने का अधिकार। ये हालांकि मत देने के अधिकार में आ गया, परंतु इसमें अलग से कि महिलाओं को भी अधिकार हो मत देने का। पांचवा है आवेदन पत्र देने का अधिकार, नहीं किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी है, कहीं कोई भी काम है उसमें आवेदन पत्र देने का, ये सब राजनीतिक अधिकार हैं। इससे आगे शक्ति, पावर। अब पावर क्या है? कैटलिन के अनुसार राजनीति को शक्ति का अधिकार बताया गया है, यानी जो राजनीति है उसको कैटलिन ने शक्ति का अधिकार बताया है, यानी पावर ऑफ राइट्स, यानी शक्ति का अधिकार। रॉबर्ट बायस्टेड क्या बताते हैं? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है और न कि उसका वास्तविक प्रयोग। देखो अब शक्ति, किसी के पास शक्ति है, ये क्या है? बल प्रयोग की योग्यता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा शक्ति आ जाए वो उसका प्रयोग करने लग जाए, ऐसा नहीं। उसको इसकी योग्यता है, यानी किसी के पास यदि शक्ति ज़्यादा है तो उसको उसकी किसकी योग्यता है? बल प्रयोग करने की योग्यता है, नहीं वो कोई भी बल प्रयोग कर सकता है, उसके पास ये योग्यता है। जैसे अपन अभी ग्रेजुएशन में बढ़ रहे हैं तो अपने पास जैसे ही ग्रेजुएशन कर लेंगे अपने पास एक योग्यता आ जाएगी। अब उसका अपन प्रयोग किस में करेंगे? किसी एग्ज़ाम में, कि वो अपने पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है इसलिए अपन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें क्या है? शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ऐसे नहीं कि अपने पास शक्ति आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए और अपन नहीं पावर आ जाए और उसको प्रयोग ही करने लग जाए, नहीं किसी को ऐसा नहीं कि मारा मारी करना, ऐसा नहीं, वास्तविक प्रयोग नहीं कर सकते अपन इसका। शक्ति बल प्रयोग योग्यता है, बस ये अपने पास एक योग्यता है, किसी के पास ज़्यादा शक्ति है तो वो उसकी एक योग्यता ही है। अब शक्ति प्रसन्न बल है और बल प्रकट शक्ति। देखो शक्ति प्रसन्न बल यानी अपने पास है। शक्ति एक ऐसी बल है जो अपने पास है, प्रसन्न है, और बल है वो तो प्रकट शक्ति है। किसी और बल लगाएंगे तो वो प्रकट करेंगे, तो वो होगी बल प्रकट शक्ति है। ये लाइन एग्जाम में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शक्ति प्रसन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। जो शक्ति है वो तो अपने पास एक योग्यता है, और यदि अपने उसको बल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो अपनी हो जाती है प्रकट शक्ति। तो इससे आगे कोई टॉपिक नहीं है। इसके बाद जो भी दोबारा वीडियो का पार्ट संख्या 3 उसमें चर्चा करेंगे आगे। और इससे आगे अपन पहले एक वीडियो पहले आ चुका है और ये दूसरा वीडियो है, और कृपया करके आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।